हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पास करो टेस्ट। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? पास करो टेस्ट पर हम लगातार आपके लिए मॉक टेस्ट्स के वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तैयारी करना अपनी जगह है, लेकिन साथ में हमारी तैयारी कितने पानी में है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, इसके लिए मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं, ताकि हमें पता रहे कि कहाँ पर कमी है और कहाँ पर सुधार करना है। तो इन्हीं मॉक टेस्ट की सीरीज़ में आज हम लेकर आए हैं हिंदी का अपना मॉक टेस्ट नंबर 16। और आज के इस मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस हैं वो हमने लिए हैं छत्तीसगढ़ स्टेट का जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का CTET होता है, इसी तरह से छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का भी CTET होता है, छत्तीसगढ़ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसमें से क्वेश्चंस लिए हैं, मिलकर सारे क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉक टेस्ट। चलो भाई, लेते हैं हमारा पहला प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। ए, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। बी, मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। सी, इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है। और डी, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। देखो, अब इस पहले वाक्य में कहाँ पर गलती नजर आ रही है? ये वाला शब्द अनेकों। अनेकों की जगह अनेक होना चाहिए था। अनेक अपने आप में खुद एक बहुवचन शब्द है। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। गाने की कसरत, वाह वाह। गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, वो सही होता। इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है। तो देखो, आम बोलचाल की भाषा में हम अक्सर यही शब्द यूज़ करते हैं कि आपकी आयु, मेरी आयु, जो भी। लेकिन जो सही शब्द है वो आयु की जगह पर, अगर इस समय की बात हो रही है ना, तो वर्तमान की जब बात होती है तो यहाँ पर होना चाहिए अवस्था शब्द। अवस्था शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये वाला वाक्य, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, इसमें कोई कमी नहीं नजर आ रही है। तो ये ऑप्शन डी जो है ये शुद्ध वाक्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? ए, कंप्यूटर। बी, बाल साहित्य। सी, समाचार पत्र। डी, टेलीविजन। क्योंकि ये आपसे अभी बात हो रही थी CTET, छत्तीसगढ़ टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो यहाँ पर भाषा सीखने संबंधी प्रश्न भी आए हुए हैं। तो चलो, ये भी हो सकता है, आसान है। कौन सी चीज़ है जो प्राथमिक स्तर पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? कंप्यूटर, बाल साहित्य। तो देखो, कंप्यूटर कहाँ उन बच्चों को, अभी छोटे बच्चों को वैसे तो अब आ गया है चलाना, लेकिन समाचार पत्र में उनकी रुचि है नहीं है, उनके लेवल का ज़्यादा मटेरियल होता नहीं है। टेलीविज़न है, टेलीविज़न में और दूसरी दुनिया भर की चीज़ें होती है। बाल साहित्य, जब यहाँ पर साहित्य के साथ बाल शब्द भी आ गए, यानी कि स्पेशल जो बालकों के लिए है, उनकी रुचि की कहानियाँ हैं, कविताएं हैं, चित्र बने हुए हैं, तो ये सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तीसरा है उपसर्ग युक्त शब्द है। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आपने पास करो टेस्ट पर वीडियो देखा ही होगा। तो अब इनमें से कौन से शब्द में उपसर्ग है? भिक्षुक, परिधि, मृगया या इच्छा। तो इनमें से परिधि, परिधि जो शब्द है ना, ये वाला बी, ये उपसर्ग वाला शब्द है। परिधि शब्द किससे बना है? परि, ये तो हो गया उपसर्ग, और जमा भी, ये इस तरह से बना है। उपसर्ग जो होते हैं वो पहले आते हैं, प्रत्यय जो होते हैं वो बाद में आते हैं। तो ये है परिधि, उपसर्ग वाले शब्द का उदाहरण। भिक्षुक है ना, भिक्षुक में एक प्रत्यय लगा हुआ है। मृगया एक मूल शब्द है और इच्छा भी मूल शब्द है। ये वाला किसका है? प्रत्यय का उदाहरण है। और इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? एक प्रत्यय लगा हुआ है। चौथा प्रश्न लेते हैं, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को परिभाषित करता है? तुम्हारी बड़ी बहन का क्या नाम है? अच्छी लगने वाली महक को क्या कहते हैं? तुम्हारे घर में तुमने क्या खाया? माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं? तो यहाँ पर बहुभाषिकता के बारे में बात हो रही है, और बहुभाषिकता का अर्थ होता है एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना, या एक ही कक्षा में कई भाषाओं के बोलने वाले बच्चों का होना।
तो ये जो ऑप्शन डी है ना कि माँ को अपनी अपनी भाषा में, सब बच्चे अगर अलग अलग भाषा वाले बच्चे हैं तो अपनी अपनी भाषा में बताएंगे माँ को क्या कहते हैं, तो अनेक भाषाएं, बहुभाषाओं का ज्ञान होगा, कम से कम एक शब्द के बारे में तो अलग अलग भाषाओं में जानेंगे। 5वां प्रश्न है, सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है 8 से 10 महीने में, 6 से 7 महीने में, 2 से 3 वर्ष में या 4 वर्ष में। किस एज में शिशु जो है वो सुनकर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है? आमतौर पर 6 से 7 महीने का जो बच्चा होता है वो अगर उसके सामने कुछ बोला जाता है, कोई ध्वनि निकाली जाती है, तो वो उस पर रिएक्शन देना शुरू कर देता है। 6वां प्रश्न है, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? ए अक्षर, बी अर्थ, सी शब्द या डी वाच्य। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी शब्द। शब्द ध्वनियों के यानी वर्णों के मेल से बनता है और उसका एक निश्चित अर्थ होता है, जैसे कमल, कमल, कमल बन गया एक फूल का नाम है। अच्छा, अक्षर क्या होता है? अक्षर होता है ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। अर्थ, अर्थ उस शब्द का जो मतलब होता है वो अर्थ हुआ। वाच्य, वाच्य क्या होता है? वाच्य क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिससे पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। ठीक है, तो शब्द इसका सही उत्तर होगा। बाकी भी ऑप्शंस जो हैं वो एक्सप्लेन कर दिए हैं। चलो, अब 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित स्वरों में ह्रस्व स्वर है अ, आ, उ, ए। कौन सा इसमें से ह्रस्व स्वर? ह्रस्व स्वर होते क्या हैं? ह्रस्व स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। उच्चारण में सबसे कम समय, तो उनको कहते हैं ह्रस्व स्वर। और यहाँ पर कौन हुआ फिर? ऑप्शन ए अ, इसके उच्चारण में सबसे कम। और कौन कौन से होते हैं? अ के अलावा इ और उ और साथ में ये र, ये होते हैं ह्रस्व स्वर। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है वत्स, खेत, पिता या राय। तत्सम और तद्भव शब्दों का भी आपको पास करो टेस्ट पर वीडियो आ चुका है, नहीं देखा है तो देखना चाहिए। वत्स शब्द जो है यहाँ पर ये तत्सम रूप है, और वत्स जिसका तद्भव रूप होता है जानते हो क्या? बछड़ा। खेत खुद में एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है क्षेत्र। यहाँ पर इनके तत्सम रूप भी लिख रहा हूं। पिता, पिता खुद में एक तद्भव शब्द है और तद्भव का इसका तत्सम शब्द होता है पितृ। राय, राय इसका तत्सम होता है राजा या राज। और वत्स अपने आप में खुद ही एक तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होता है वो होता है बछड़ा। तो ये हैं सारे तत्सम, ये वत्स और ये तीनों, और ये हैं तद्भव। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सही पदक्रम है? लड़का पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक लड़का पढ़ता है, लड़का पढ़ता है पुस्तक, पढ़ता लड़का पुस्तक है। बताओ सही कौन सा है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया, ऑप्शन ए लड़का पुस्तक पढ़ता है। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से संदेहवाचक वाक्य को पहचानिए। तुम खाओ, क्या तुम खा रहे हो? उसने खा लिया होगा। यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं। अब संदेहवाचक कौन से होते हैं? संदेहवाचक वाक्य वे होते हैं जिनमें किसी कार्य के होने या न होने के बारे में संदेह हो या अनिश्चितता हो। तो ऑप्शन सी उसने खा लिया होगा। अब इसमें पता नहीं है कि उसने खा लिया है, निश्चित नहीं है, अंदाजा लगाया जा रहा है, संदेह है कि उसने खा लिया होगा।
तो ऑप्शन सी, आपने सही बताया कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अनुस्वार युक्त शब्द है कार्य, अग्र, अंगूर, गांव। कौन सा अनुस्वार इनमें से किसमें है? जी हाँ, सही ऑप्शन सी अंगूर। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार एक बिंदु होता है जो वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। जैसे ये है तो यहाँ पर ऊपर बिंदु ये लगाया जाता है, यहाँ पर ये अंगूर में लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास युक्त शब्द नहीं है? चतुरानन, चोलड़ी, सट्रस, सतखंडा। इनमें से कुछ शब्द तो हमने भाई नए सुने हैं। और इनमें से बहुब्रीहि समास किस में नहीं है? बहुब्रीहि समास होता कौन सा है? बहुब्रीहि समास वो होता है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। कोई भी पद प्रधान नहीं, वो होता है बहुब्रीहि समास। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। कोई तीसरा जो इसका अर्थ होता है, तीसरा पद जो बनता है उसकी तरफ इशारा करते हैं। तो जैसे चतुरानन है, चतुरानन मतलब चतुरानन का मतलब होता है जिसके 4 आनन है। किसके लिए होता है? ये होता है ब्रह्मा जी के लिए, उनके 4 मुख हैं। तो ये भी बहुब्रीहि समास हो गया। अच्छा, चोलड़ी, चोलड़ी का मतलब होता है 4 लड़ियों वाला हार। तो इसमें है कौन सा? द्विगु समास है, संख्यावाची विशेषण है ना 4। अच्छा, फिर है सट्रस, 6 है रस जिसमें, ये काव्य का एक भेद होता है। इसके अलावा फिर ये चौथा वाला सतखंडा, ये द्विगु समास का उदाहरण है। ये भी किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत नहीं कर रहा है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा, जिसमें किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत नहीं है। देखो, सट्रस किसकी तरफ कर रहा है? जिसमें 6 रस होते हैं, काव्य का भेद है, ऐसे किसी विशेष काव्य की तरफ इशारा कर रहा है। चोलड़ी 4 लड़ियों वाला जो हार होता है, एक विशेष हार होता है, उसके लिए प्रयोग हो रहा है। चतुरानन भगवान ब्रह्मा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सतखंडा 7 खंडों वाला, अब ये 7 खंडों वाला तो कोई भी चीज हो सकती है। कोई कहानी है 7 खंड वाली, नोवेल है, या कोई और दूसरी चीज है जिसके 7 हिस्से किया जा सकते हैं। तो किसी विशेष के लिए इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो ये वाला जो ऑप्शन डी है ना, ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है बुढ़ापा, लोहा, पहाड़ और दल। जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जातिवाचक संज्ञा वह होती है जो किसी एक ही प्रकार की समस्त वस्तुओं या व्यक्तियों या स्थानों का बोध कराती है, एक जैसी चीजें हो। तो पहाड़ एक जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये किसी भी पहाड़ को संदर्भित कर सकता है, ना कि किसी एक विशेष पहाड़ को। बुढ़ापा जो है वो भाववाचक संज्ञा है। लोहा एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। दल एक समूहवाचक संज्ञा है। पहाड़ जो है वो जातिवाचक संज्ञा, पहाड़ किसी भी पहाड़ के लिए ये इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी विशेष पहाड़ के लिए नहीं। चलो, अब ये लोकोक्ति है कि उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। इसका अर्थ क्या होता है? सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता? आकार की रोटी न बनना, नीचे गिर जाना, या नीच क्रम। मैं इसमें ना प्रोनाउंसिएशन में वो हो जाता हूँ कई बार कंफ्यूज। कर्म करना, क्रम नहीं। देखो लिख के देखता हूँ। ये तो होता है क्रम और ये होता है कर्म। नीच कर्म करना। अच्छा, अब इसका उदाहरण हमने इसके अर्थ देख रहे थे। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। इसका अर्थ होता है सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता। यानी कि एक बार अगर इज्जत उतर गई तो बस फिर तो कोई किसी का क्या बिगाड़ लेगा। उसको इज्जत उतर गई, अब बोलो अब उसको क्या कर लोगे। तो ये है ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 15वां। हिंदी भाषा के विकास का सही
क्रम है। देखो अब की बार मैंने सही बोला ना, क्रम है। संस्कृति, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट हिंदी, या फिर पाली फिर प्राकृत फिर संस्कृत फिर अपभ्रंश फिर अवहट हिंदी, या फिर पाली प्राकृत अपभ्रंश अवहट संस्कृत हिंदी, या फिर ये ऑप्शन डी। तो इसमें से जो सही इसका क्रम है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। सबसे पहले संस्कृत, फिर संस्कृति नहीं होना चाहिए, संस्कृत होना चाहिए, और संस्कृत के बाद पाली। संस्कृत सबसे प्राचीनतम भाषा, फिर पाली प्रथम प्राकृत के रूप में विकसित हुई, फिर प्राकृत जो पाली के बाद विकसित हुई, फिर अपभ्रंश प्राकृतों से विकसित हुई जो अपभ्रंश भाषाएं हैं, फिर अवहट अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की एक भाषा थी, और उसके बाद हिंदी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? रोटी मत खाओ, तुम क्या खा रहे हो, वह जो न करे सो थोड़ा, उसने कुछ नहीं खाया। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम वे होते हैं जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना की ओर संकेत करते हैं। वह और जो, सो जैसे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, जहां वह और जो किसी विशिष्ट बात या व्यक्ति की ओर निश्चित रूप से संकेत करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ना, वह जो ना करे सो थोड़ा, तो जो और सो यहाँ पर आ गए ना, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। ए ये वाला, ये तो निषेधात्मक वाक्य है। बी प्रश्नवाचक सर्वनाम है यहाँ पर। फिर डी जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ यहाँ पर क्या प्रश्नवाचक, और ए तो निषेधात्मक है ही, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलो नेक्स्ट है, निशाचर का अनेकार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द हो सकता है उल्लू, रजनी, सेवार या मेंढक। निशाचर का अर्थ क्या होता है? निशाचर, निशा मतलब रात और चर मतलब जो रात को घूमता है, तो रात को घूमने वाला इनमें से कौन है? उल्लू, रजनी, रजनी का क्या अर्थ होता है? रात। सेवार या मेंढक। सेवार जल में, पानी में एक उगती है, उसको कहते हैं सेवार, वनस्पति होती है एक प्रकार की। तो उल्लू जो है वो रात को घूमता है, तो उल्लू हुआ निशाचर। जो कम बोलता है को एक शब्द में क्या कह सकते हैं? अल्पभाषी, मृदुभाषी, वाचाल या वक्ता। ऑप्शन ए, अल्प का मतलब होता है ना कम, और भाषी मतलब जो भाषा बोलता है। अल्पभाषी यानी कि जो कम बोलता है, मृदुभाषी जो मीठा बोलता है, वाचाल जो बहुत ज्यादा बोलता है, और वक्ता जो बोलता है, जो बोलने वाला होता है उसको वक्ता कहते हैं। चितरंजन शब्द का विलोम शब्द है चिंतन, मनन, नश्वर, विचार। चिंतन शब्द का अर्थ क्या है? चिंतन नहीं, सॉरी, चिरंतन। चिरंतन शब्द का विलोम क्या है? चिरंतन का क्या मतलब होता है? पहले तो चिरंतन का मतलब देखते हैं। चिरंतन का मतलब होता है जो हमेशा से चला आ रहा है, स्थायी, या और भी एक अच्छा सा शब्द है इसके लिए, शाश्वत। तो ये तो वो चिरंतन का मतलब। और स्थायी और शाश्वत का विलोम क्या होगा? ऑप्शन सी, नश्वर, यानी कि जो स्थायी ना हो, जो नष्ट हो जाता है। इनमें से कौन सी भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन या श्रुति लेख। तो भाषा के आकलन के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं उसके टेस्ट के लिए। तो इनमें से कौन सा है सबसे कम प्रभावी? वो है श्रुतलेख या श्रुतिलेख। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है कि वर्तनी और सुनकर लिखने की क्षमता का आकलन होता है कि भाई उसने सही लिखा, मात्राएं सही लगाई। तो वो तो सिर्फ एक बहुत ही छोटा जो आयाम है भाषा का, उसको चेक कर सकते हैं इससे। लेकिन कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना का वर्णन करना, इसमें बच्चा किस तरह से अपने भाषा में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करता है, किन जरूरी बातों को छोड़ता है, किन को बताता है, कितनी उसमें रचनात्मकता है, ये सारे के सारे चेक हो जाते हैं। तो ये सारे बाकी तीनों बहुत प्रभावी हैं। श्रुतलेख जो है वो
कम प्रभावी है। बेफिक्री के लिए निम्नलिखित में से किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है? बेफिक्री, गिन गिन कर पैर रखना, कछुआ चाल, घोड़े बेचकर सोना या नाक कटाना। तो गिन गिन कर पैर रखना तो बहुत, जो आदमी बहुत फिक्र करता है ना, बहुत सोच समझ कर काम करता है। कछुआ चाल का मतलब धीरे चलना। घोड़े बेचकर सोना, घोड़े बेचकर सोने का मतलब है कि बस बेफिक्र होकर सो जाना। नाक कटाना मतलब इज्जत खो देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्विगु समास नहीं है? पंचवटी, पसेरी, त्रिभुवन, चतुर्भुज। फिर एक बार द्विगु समास का उदाहरण। द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु समास में जो पहला पद होता है वो होता है संख्यावाचक विशेषण, और समूह या समाहार का बोध कराता है। तो पंचवटी यानी कि 5 वटों का समूह, तो ये तो द्विगु समास है। फिर पंसेरी, 5 शेरों का समूह, ये भी द्विगु समास हो गया। फिर है त्रिभुवन, त्रिभुवन यानी कि 3 भवनों का समूह, तो ये भी हो गया। फिर है चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी 4 भुजाएं हैं, ठीक है। और ये 4 भुजाएं किसके लिए प्रयोग होता है? गणेश जी के लिए भी होता है, भगवान विष्णु के लिए भी प्रयोग होता है। तो 4 भुजाएं किसी विशेष व्यक्ति की तरफ इशारा करता है, विशेष अर्थ होता है इसका। तो ये वाला जो है ना, ये फिर अब द्विगु समास नहीं रहा, ये बन गया कौन सा? बहुव्रीहि समास, क्योंकि ये भगवान की तरफ इशारा करता है, उनका अर्थ बताता है। किस खेत की मूली मुहावरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में किया जाता है? स्वादिष्ट, हाँ स्वादिष्ट, वाह। अधिकारहीन, लंबी वस्तु या सब्जी। तो किस खेत की मूली? आपको पता ही है, बिल्कुल आपने सही बताया। अधिकारहीन के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसकी कोई वैल्यू ना हो। अक्सर कहा जाता है कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, किस खेत की मूली हो। तो ऐसे संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भाषा सीखने का प्रथम चरण है बोलना, लिखना, पढ़ना या सुनना। भाषा सीखते हैं जब छोटा सा बच्चा होता है, कोई भाषा वो सीखता है, तो सबसे पहले वो क्या करता है? बोलता है, लिखता है, पढ़ता है या सुनता है? सबसे पहले सुनना सीखता है, सुनता है पहले, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग और फिर राइटिंग, LSRW बोलते हैं। हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के लिंग होते हैं? 4, 3, 1 या 2? तो सही बताया आपने कि हिंदी में 2 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। 26वां प्रश्न, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होता है? एक तो सबसे पहले जब ये मैं सुनता हूँ ना लोकोक्ति, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो गोविंदा और कादर खान का दूल्हे राजा या कौन सी मूवी है उसका याद आ जाता है वो गाना, छछुंदर के सर पे ना भाए चमेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो इसका क्या अर्थ होता है? धनवान होना, असंभव होना, उच्च और साधारण की तुलना या गुण के विरुद्ध नाम। तो ऑप्शन सी, उच्च और साधारण की तुलना। राजा भोज तो बहुत ऊंचा और गंगू तेली छोटा साधारण, तो उनकी तुलना कहते हैं कि भाई इनकी कहाँ आपस में तुलना हो सकती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया, कारक, क्रिया विशेषण या संज्ञा। तो यहां पर आएगा सही उत्तर ऑप्शन बी, कारक। कारक क्या होते हैं? कारक वे व्याकरणिक चिन्ह या रूप होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में क्रिया या अन्य शब्दों से बताते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि राम ने पुस्तक पढ़ी, ये एक वाक्य हो गया। अब इसमें ने, ये जो है ये कर्ता कारक है, जो राम का संबंध क्रिया, राम का संबंध क्रिया पढ़ी से कर रहा है, ठीक है। तो ये कारक शब्द बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
भाषा विकास के प्रमुख चरण क्रमशः निम्नलिखित हैं। आंगिक, वाचिक, लिखित, यांत्रिक, या फिर वाचिक, लिखित, यांत्रिक, आंगिक, लिखित, यांत्रिक, आंगिक, वाचिक, या फिर यांत्रिक पहले, आंगिक, फिर वाचिक, फिर लिखित। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? पहले तो आंगिक का मतलब हुआ जो कोई इशारा जैसे शरीर के हाथ हिलाकर उससे होता है, वो तो होता है आंगिक। फिर वाचिक यानी कि जो बोलकर। लिखित मतलब रिटन, पढ़ना लिखना। यांत्रिक मतलब जैसे कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। तो इसका जो सही क्रम होगा ना, वो होगा ऑप्शन ए, कि पहले तो इशारों से हाथ हिला के, कुछ सिर हिला के इशारा करना, फिर बोलकर, फिर लिखकर, और फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। इस तरह से भाषा विकास के प्रमुख चरण होते हैं। फिर से कि यही टीईटी यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से संबंधित प्रश्न है ये, लेकिन हैं सारे भाषा के संदर्भ में। कक्षा पहली में पढ़ने वाली गरिमा अक्सर ड वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है। आप क्या करेंगे? उसे ड वाले शब्दों की सीडी सुनने के लिए देंगे, उसे ड वाले शब्दों की सूची देंगे, उसे ड वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, स्वयं ड वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उससे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। बोलो क्या करना चाहिए? सीडी दे दोगे उसे कि लो भैया सीडी लो, चलाओ घर में और ड वाले शब्दों को सुनो। नहीं, क्या करना है हमें? ऑप्शन डी, ये वाला, कि स्वयं बच्चे के सामने इनका सही से प्रोनाउंसिएशन करेंगे और बच्चे को भी पहले उसको सुनने का अभ्यास, फिर उससे बुलवाने का अभ्यास, बोलने का अभ्यास करवाया जाएगा। अगला प्रश्न है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ए गिरा, बी वनिता, सी वागीशा, या डी कंचन। इनमें से ऑप्शन बी वनिता। वनिता का अर्थ होता है स्त्री। वागीशा, वागीशा मतलब जो बहुत बुद्धिमान हो, और अक्सर बुद्धि की देवी सरस्वती माता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और कंचन का प्रयोग होता है गोल्ड, सोने के लिए। गिरा, एक तो इसका अर्थ ये भी है जैसे आम बोलचाल की भाषा में कि छत से गिरा, पेड़ से गिरा, लेकिन गिर, गिर से गिरा, और इसका भी इस्तेमाल जो वाणी की देवी हैं सरस्वती, उनके लिए प्रयोग किया जाता है। आंख का तारा मुहावरे का सही अर्थ है बहुत प्रिय, आंख में कुछ होना, तारे देखना, या अंधा होना। तो आंख का तारा, इसका अर्थ आपको पता ही है, बहुत प्रिय है। गुण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सगुण, अवगुण, निर्गुण, दुर्गुण। तो सगुण तो वही होगा कि गुण, अच्छा गुण। अवगुण, अवगुण का क्या अर्थ होता है? अवगुण का अर्थ होता है कि किसी बात की कमी या कोई बुरी बात। गुण का विलोम शब्द है। फिर सगुण, सगुण हो गया, अवगुण। फिर निर्गुण, निर्गुण का क्या अर्थ होता है? निर्गुण का अर्थ होता है जिसमें कोई गुण हो ही ना। और दुर्गुण, ये अगर दुर्गुण होता तो ये सही हो जाता, लेकिन दुर्गुण इसका यहाँ पर राइट स्पेलिंग ही सही नहीं है, वर्तनी सही नहीं है, तो इसको हम नहीं लेंगे। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन बी, अवगुण। निर्गुण जिसमें कोई गुण हो ही नहीं, सगुण यानी कि अच्छा गुण, अवगुण मतलब बुरा गुण, और दुर्गुण, ये यहाँ पर स्पेलिंग ठीक नहीं है, दुर्गुण होता तो गुण का विलोम हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? गंगा, सुंदरता, लड़का, दिल्ली। सुंदर शब्द से बना है सुंदरता, तो ये एक भाववाचक संज्ञा है। हाथी का स्त्रीलिंग शब्द है हथनी, हथीनी, हथीनी, या हथिन। कौन सा होगा हाथी का? जी हाँ, ऑप्शन बी, हथिनी। ये हाथी का स्त्रीलिंग शब्द होता है। लास्ट क्वेश्चन है 35, अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अनल, पावक, कृशाणु, समीर। अग्नि का पर्यायवाची इनमें से देखो, पावक का क्या अर्थ होता है? अग्नि। अनल का क्या अर्थ होता है? अग्नि। कृशाणु का अर्थ क्या होता है? अग्नि। समीर का क्या अर्थ होता है? समीर का अर्थ होता है वायु।
या हवा। तो जो ये समीर शब्द है ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 16 और मुझे उम्मीद है कि आपने इससे कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। आने वाले एग्ज़ाम्स में आपकी ये हिंदी की तैयारी आपके काम आएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पास करो टेस्ट।